इसी बीच क्योंकि एक बड़ी खबर है, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें, किरण रिजिजू लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे बोलेंगे। चर्चा में रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा भर्तृहरि मेहताब भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी और किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। अदिति, स्पीकर के खिलाफ चर्चा जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी और शुरुआत करेंगे किरण रिजिजू, ये जानकारी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और आज और कल ये 2 दिन चलने वाला है। लोकसभा स्पीकर को लेकर पहले अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया था, 14 दिन बाद फिर उस पर बातचीत हो सकती है। तो आज जब 9 मार्च है तो आज 50 सांसद सेक्रेटरी के पास गए विपक्ष के और अब चर्चा स्वीकार कर ली गई है। अब इसमें देखिए आप किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, दरअसल देखिए संसदीय कार्य मंत्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लोकसभा स्पीकर से क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने को लेकर, सत्र को चलाने, सत्र में विपक्ष के साथ चर्चा करने, इन तमाम चीजों को लेकर। अब ऐसे में सबसे पहले किरण रिजिजू अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, कैसे लोकसभा स्पीकर कब कहां उन्होंने एक निष्पक्ष तरीके से भूमिका जो एक लोकसभा स्पीकर का काम है वो तमाम बातें कहेंगे। अनुराग ठाकुर आप देखिए किस तरीके से फायर ब्रांड नेता हैं, अपनी बात रखते हैं। तो एक चुनकर बीजेपी ने अपने स्पीकर्स चुने हैं, ठीक वैसे ही इसी मसले पर कांग्रेस भी अपने या विपक्ष भी अपने स्पीकर्स चुनेगी। आज पूरे दिन और कल दोपहर बाद तक ये चर्चा होगी और कल दोपहर बाद इस पर ध्वनि मत से वोटिंग होगी। और अब विपक्ष का रुख कैसा होगा कि ध्वनि मत से होती है या फिर प्रॉपर वोटिंग की मांग की जाती है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर आज और कल संसद सत्र में नहीं आएंगे क्योंकि जब से अविश्वास प्रस्ताव आया तब पता है कि संख्या बल उसके पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से चर्चा कराकर एक तरीके से क्या संदेश देने की कोशिश यहां पर विपक्ष की तरफ से? देखिए ये तो विपक्ष को भी पता है कि सिंबॉलिक है, आंकड़ों के मामले में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है। लेकिन जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 1954 में भी जब कुल मिलाकर विपक्ष 50 भी नहीं था तब भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। तो ये एक सिंबॉलिक बात होती है। विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में ये बात रखना चाहता है कि अगर हमें किसी बात से ऐतराज है तो हम लोकतंत्र के मंदिर में ये बात रखेंगे। तो जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया या विपक्ष को नहीं बोलने देते या एक तरफा रुख होता है, तो इस बात पे वो अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए कई बार संसद में हर एक चीज रिकॉर्ड पर जाती है, इसीलिए शायद उस दिन लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को नरवणे की किताब जो कि छपी नहीं है उस पर बोलने नहीं दिया, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो ऑथेंटिक नहीं हो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जा सकती। ठीक वैसे ही इतिहास में जब लोकसभा स्पीकर का नाम आएगा ओम बिरला का कि वो 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए या 2 बार उस समय वो रहे या उनकी अध्यक्षता में नई पार्लियामेंट बनी या उनकी अध्यक्षता में महिला सांसदों के लिए महिलाओं का आरक्षण हुआ, बड़ी बातें आएंगी, तब ये भी बात आएगी हमेशा इतिहास में कि उनके लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे जो कि टर्न डाउन हो गया था, जो कि टर्न डाउन हो जाएगा। विपक्ष को पता है, नंबर नहीं है, लेकिन ये सिंबॉलिक बात है, एक मैसेजिंग की बात है कि विपक्ष के सांसद जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते, उनका अविश्वास है स्पीकर के अंदर। तो ये सब कुछ जो होता है ये एक नैरेटिव बनाने के लिए, एक मैसेजिंग के लिए किया जाता है और वही कोशिश विपक्ष यहाँ पर कर रहा है। विपक्ष को अच्छे से पता है कि ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ अगर कहूं तो जब पुरानी संसद थी तब 303 आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उस समय भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया था। मुझे याद है वो समय जब मणिपुर में भी जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम चल रहा था, मणिपुर के हालात बहुत नाजुक थे, उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब की प्रधानमंत्री मोदी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी चर्चा हुई, उसके बाद आखिरी रिप्लाई किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर पूरे देश में किस तरीके से 370 से लेकर मणिपुर के हालात को कैसे सरकार ने संभाला उस पर जवाब दिया और हुआ नतीजा वही, टर्न डाउन हो गया, सरकार की जीत हो गई। लेकिन फिर भी एक होता है कि इतने बड़े मैंडेट, 303 मैंडेट के बाद भी बीजेपी पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी विपक्ष। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की मौजूदगी नजर आती है। इतिहास में हमेशा ये चीजें दर्ज होती हैं और शायद इसीलिए जब एलओपी थे राहुल गांधी तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ। इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है जो ये आज किया जा रहा है और इस पे ओम बिरला को लेकर कई तरीके के तथ्यात्मक बातें विपक्ष भी करेगी और पक्ष भी करेगी और जाहिर तौर पे नतीजे सबको पता है कि कल नतीजे क्या आएंगे।
अदिति, सदन में इस प्रस्ताव का आना प्रोडक्टिविटी को कितना ज्यादा प्रभावित करने वाला? हमने देखा अदिति, जब पहला चरण था जमकर हंगामा हुआ, जैसे इस कार्यवाही शुरू होती थी हंगामा होता था, कार्यवाही स्थगित हो जाती थी। अब आपको क्या लगता है ये जो दूसरा चरण है वो कैसा चलने वाला है? किस तरीके से हंगामा होगा या कितनी प्रोडक्टिविटी रहने वाली है? देखिए, प्रोडक्टिविटी तो बहुत लंबे समय से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ओम बिरला जो स्पीकर बने, तो अगर सबसे अच्छी बातें जो उनके कार्यकाल में जो हुई, जो कि एक इनोवेशन के तौर पे थी, वो थी 400 के पार प्रोडक्टिविटी की। ज़बरदस्त। ओम बिरला के कार्यकाल में रात को 2-2 बजे तक सत्र चला है। ओम बिरला के कार्यकाल में ज़्यादातर रात के 10-10, 11-11 बजे तक सत्र चला है। ओम बिरला के ही कार्यकाल में जो पहली बार के सांसद थे उनको बोलने का मौका मिला है। ये ओम बिरला थे जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो कि संसद सत्र में आता है बतौर सांसद, उसको बोलने का मौका मिलेगा। वो अपने अपने जगह का जनप्रतिनिधि है और वो वहाँ के लोकसभा की बात वहाँ संसद के अंदर रखेगा। ये बहुत बड़े इनोवेशंस थे जिसको लेकर तारीफ होती थी, जिसको लेकर लोग कॉपी करना चाहते थे भारत की संसद की प्रणाली को लेकर। धीरे धीरे चीजें बदली, धीरे धीरे खींचतान बहुत हुआ, राजनीतिकरण बहुत हुआ, तो जाहिर तौर पर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हुई है, पिछली बार भी इस बार भी। अब ये जो चर्चा हो रही है, इस समय कोई नए बिल आ सकते थे, कई और बेहतर मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, ईरान के हालातों पर चर्चा हो सकती थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि विपक्ष अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि लोकसभा स्पीकर पे हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो जाहिर तौर पे ये 2 दिन जो कि हैं, जो कि देश बहुत बहुत महंगे पड़ेंगे देश की जनता को, जो लगातार पड़ रहे हैं, जाहिर तौर पे इसका प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होगा। अच्छा अदिति, इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जो एनर्जी संकट है इस पर एक शॉर्ट डिबेट होनी चाहिए, तो अब आपको क्या लगता है इस पर आखिर सरकार का क्या कुछ मत इस पर होता है या क्या कुछ इसमें आगे चलकर होगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बातें कही, जिसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है, मेरे पास वो पर्चा है कि आर्टिकल रूल 176 के तहत उन्होंने एक नोटिस दिया है और नोटिस में ये कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, ईरान के जो बढ़ते, ईरान की वजह से या फिर जो वॉर की वजह से जो बढ़ता क्राइसिस है उसको लेकर, तो जाहिर तौर पे वो बेहद महत्वपूर्ण है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राज्यसभा में ये कहा कि हम हाउस में बात करना चाहते हैं, उन्होंने स्पीकर्स के भी नाम दिए। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि विपक्ष भी अपनी बात रखना चाहती है एनर्जी क्राइसिस को लेकर। तो ये तमाम बातें जो हैं आई हैं, उन्होंने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को मेल करके ये कहा है कि अंडर द रूल ऑफ 176 उसमें एक प्रोसीजर है, कंडक्ट ए बिजनेस राज्यसभा में, जहां पे नोटिस इस इंटेंशन के साथ दिया है कि शॉर्ट डिस्कशंस किए जाए, ड्यूरेशन के डिस्कशंस हों जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, और वो है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। और उसमें स्पीकर के नाम दिए गए हैं, जयराम रमेश की बात की गई है, और सैयद नासिर हुसैन की बात की गई है, और प्रमोद तिवारी की बात की गई है कि ये तीनों शॉर्ट ड्यूरेशन में बोलना चाहते हैं जो बढ़ते एनर्जी क्राइसिस को लेकर विश्व युद्ध को देखते हुए। तो जाहिर तौर पे विपक्ष भी अपना नैरेटिव देना चाहता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बताना चाहती, हम भी कुछ सवाल रखना चाहते हैं, हम भी अपनी चिंता जनता के लिहाज से रखना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पक्ष विपक्ष, जो कई बार आपने देखा होगा कि वो पंजा लड़ाई होती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, उस नैरेटिव की पंजा लड़ाई यहाँ पर लड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल अदिति, आप बने रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे।